ऑफिस के माहौल में अचानक एक औरत की जोरदार और गुस्से भरी चीख गूंजी, जिससे सबके होश उड़ गए। ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, एक एम्प्लॉई तुरंत उस दिशा में भागा जहां से आवाज आई थी। रास्ते में उसने अपने मन में कई पॉसिबिलिटीज सोची कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या किसी ने किसी से लड़ाई की होगी। लेकिन जो नजारा उसने देखा, उसकी इमेजिनेशन से परे था। सामने एक औरत अपनी बॉस एवा को उसके सफेद शर्ट के कॉलर से पकड़कर बुरी तरह चिल्ला रही थी। उस शर्ट पर लाल धब्बे थे और एवा का चेहरा और बाल भी लाल रंग से सने हुए थे। कई एम्प्लॉयज को लगा कि यह खून है और वो डरकर सिक्योरिटी को बुलाने भागे। लेकिन जो लोग शुरुआत से सीन देख रहे थे, वो जानते थे कि यह खून नहीं बल्कि किमची कैबेज था। दरअसल एवा के चेहरे पर रॉटन किमची फेंका गया था। तभी गार्ड्स आ गए और बिना कुछ समझे उस गुस्सैल औरत को पकड़ लिया। वो औरत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए एवा को बुरा भला कहने लगी। वहीं एवा के शरीर से आती सड़ी हुई किमची की बदबू से सब एम्प्लॉयज ने अपनी नाक पकड़ ली। गुस्से से सबको देखती हुई एवा समझ नहीं पा रही थी कि लोग काम के समय ये तमाशा देखने क्यों रुक गए हैं। तुरंत सब अपने अपने डेस्क पर लौट गए और डेप्यूटी याश उसकी तरफ बढ़ा ये देखने कि वो ठीक है या नहीं। एवा ने कहा कि सब ठीक है, बस बैड स्मेल से परेशान हूं, और वॉशरूम में जाकर कपड़े बदलने चली गई। उसके बिना मीटिंग शुरू हुई और बाद में उसे उसका समरी भेज दिया गया। फिर भी सब उसके प्रोफेशनलिज्म से इम्प्रेस थे कि इतनी हालत में भी वो काल्म रही। एवा एक बड़ी बिजनेस फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी और अपनी मेहनत और स्किल्स से वो कंपनी की यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव बनी थी। जब उसने खुद को साफ किया और बाल धोए, तो उसने सोचा, सच में ये सब देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। उसने कपड़े और परफ्यूम पहले से तैयार रखे थे, फिर भी इरिटेशन कम नहीं हुआ। और असल में उसे पहले से पता था कि आज रॉटन किमची उसके चेहरे पर आने वाला है, क्योंकि 2 साल पहले उसने अपनी आंखें खोली थीं इस दुनिया में, एक ड्रामा की विलेनस चेरों के शरीर में। वो एक टिपिकल कोरियन ड्रामा था जिसमें हर तरह के क्लीशेज भरे थे। अमीर परिवार, फॉरबिडन लव, मेमोरी लॉस और एंडलेस ट्रेजेडी। उस ड्रामा में हीरो जे, एक रिच फैमिली का बेटा, इनोसेंट लड़की हानि से पहली नजर में प्यार कर बैठता है। दोनों का प्यार फैमिली की नापसंदगी झेलता है, खासकर जे की बहन चरोंग की वजह से। पर शौक तब लगता है जब पता चलता है कि जे और हानि असल में भाई बहन हैं। बहुत दुख और दर्द के बाद जब वो दोनों अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेते हैं, तभी खुलासा होता है कि जे एक्चुअली अडॉप्टेड था और वो दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। सब कुछ ठीक होता दिखता है, लेकिन तभी जय को एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी मेमोरी खो देता है। कुछ एपिसोड बाद जब वो यादें वापस पाता है और चार्जिंग की चालें नाकाम हो जाती हैं, तभी उसे कैंसर हो जाता है। जब वो और हानि एक इमोशनल फेयरवेल के लिए तैयार होते हैं, तभी पार्क याश आता है, जो जे की जान बचाने के लिए अपना ऑर्गन डोनेट करता है, लेकिन खुद कॉम्प्लिकेशन से मर जाता है। मरने से पहले वो चाहता है कि उनके होने वाले बच्चे का नाम उसके नाम पर रखा जाए। अंत में हैनी और जे बीच पर खड़े होकर आसमान की ओर देखते हैं और अपने सेवियर के लिए खुश रहने का वादा करते हैं। ये ड्रामा ग्लोबल हिट बन गया, हालांकि कई लोगों ने इसकी स्क्रिप्ट को ओवर ड्रामेटिक मैस कहा। बाद में जब इसके रीमेक की खबर आई, तो एवा, जो अब इस बॉडी में थी, उन एक्ट्रेसेस में से एक थी जो इसमें काम करना चाहती थीं। उस वक्त एवा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अगले 2 सालों तक इसी ड्रामा वर्ल्ड में फंस जाएगी। तब वो बस एक अननोन एक्ट्रेस थी जो इस सीरीज में चैरंग का रोल पाने के लिए बहुत डेस्परेट थी। उस ऑडिशन के दिन घर लौटते वक्त जब उसने सिग्नल पर रेड लाइट देखी, तो उसने गाड़ी रोक दी और सोचा, अब क्या करना है। अगर ये ड्रामा खत्म भी हो जाए तो कोई गारंटी नहीं कि वो अपनी असली दुनिया में लौट पाएगी। इसीलिए अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, इस सीरीज को आखिर तक देखना और जीना। ग्रीन लाइट जलते ही उसने जोर से एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उसका स्वागत हुआ हाउसकीपर मैडम किम के, जो उसे देखकर हैरान रह गया,
एवा पूरी तरह किमची से सनी हुई थी। उसने जल्दी से झूठ बोल दिया कि लंच के वक्त गलती से प्लेट गिर गई थी। साथ ही उसे स्ट्रिक्टली कहा कि ये बात फैमिली के किसी मेंबर तक ना पहुंचे। मैडम किम एक दयालु 44 साल की औरत थी जो कई सालों से उनके घर का ख्याल रखती थी और एवा के बचपन से उसके साथ थी। असली कहानी में जब उसे हीरोइन के बुरे कामों के बारे में पता चलता है तो वो उसकी डॉक्यूमेंट्स चोरी करके मेन हीरोइन हनी को दे देती है। लेकिन फिर भी जे हीरो सब सच्चाई खुद जान जाता है। अपने कमरे में बंद होकर एवा को पहली बार महसूस हुआ कि वो कितनी थक चुकी है, लेकिन उसके पास आराम का वक्त नहीं था। उसे अर्जेंटली कुछ चेक करना था। वो अपने बुकशेल्फ के पास गई और सावधानी से एक किताब को खींचा। तभी कैबिनेट का एक हिस्सा घूम गया और एक सीक्रेट पैसेज खुल गया। यही वो जगह थी जहां एवा ने इस दुनिया में आने के बाद से काम करना शुरू किया था। और यही वजह थी कि वो 2 सालों से हार नहीं मानी। वो अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए एक छोटी सी रूम में पहुंची। वहां वुडन बोर्ड के सामने खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली और ध्यान से उसे देखा। उस बोर्ड पर ड्रामा के पूरे प्लॉट से जुड़े पेपर्स, टाइमलाइन और नोट्स पिन से जुड़े हुए थे। एक तरह का क्राइम इन्वेस्टिगेशन वॉल। लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेशन उसके खुद के सर्वाइवल की थी। उसने नोट्स पढ़े। आज की स्टोरी लाइन के हिसाब से जेनेटिक टेस्ट के रिजल्ट्स जानने के बाद हनी की अडॉप्टिव मदर गुस्से में जे थचंग के चेहरे पर किमची फेंकेगी। उसके बाद मेन हीरोइन अपने पेरेंट्स पर चिल्लाएगी क्योंकि वो उसकी शादी के खिलाफ है। ये पूरा सीक्वेंस 2 एपिसोड्स तक चलेगा, इसलिए कुछ समय तक एवा को कुछ नहीं करना था। वो थोड़ा रिलैक्स कर सकती थी। कहानी अभी बीच में थी और एवा का कैरेक्टर यानी चेरांग अभी अपनी पूरी विलन आर्क शुरू नहीं हुई थी। आगे चलकर वो हनी को बार बार परेशान करती है, उस पर झूठे आरोप लगाती है, किडनैपिंग करवाती है और एक बार तो उसे कार से कुचलने की कोशिश भी करती है। लेकिन जब वो भी असफल होती है तो गुस्से में वो हनी पर बंदूक तान देती है। तभी हनी चिल्लाती है, गलती सपनों की है, इंसान की नहीं। ये सुनते ही चैरंग के हाथों से बंदूक गिर जाती है। वो रो पड़ती है और सारे बुरे इरादों को छोड़ देती है। फिर उसे जेल हो जाती है और वहीं उसकी कहानी खत्म होती है। एवा, जो अब इस दुनिया की चैरंग थी, इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानती थी और उसने तय किया था कि वो इस कहानी का वही रास्ता कभी नहीं अपनाएगी। अब कहानी के अगले हिस्से में हनी अपने पेरेंट्स की बातचीत सुनने के बाद घर से भागकर बुसान चली जाएगी। वहीं जे, एवा का भाई, को एहसास होगा कि ये सब उसकी बहन की चाल थी। उसे सोल वापस आना पड़ेगा और एवा से मिलना होगा। एवा को याद आया कि कहानी के इस हिस्से में उसे अपने भाई से एक खास डायलॉग कहना है, कुछ ऐसा जो प्लॉट को आगे बढ़ाए। उसे कहना था कि उसका भाई कभी भी हनी से शादी नहीं कर पाएगा। लेकिन इस डायलॉग के बाद उसे काफी समय तक स्टोरी से इनएक्टिव रहना था। यानी उसे सोचना था कि अब इस खाली समय में वो क्या करे। एक तरफ तो ये भी सोचा जा सकता था कि अगर एवा या योंग, जैसा इस दुनिया में उसका नाम था, जेल चली जाती अपने बुरे कामों की वजह से, तो क्यों न वो उन बुराइयों को होने से पहले ही रोक दे। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से वो ये नहीं कर सकती थी। चाहे वो चाहकर भी सही काम करे, कहानी उसे अलाउ नहीं करती थी। जब एवा सीक्रेट रूम से बाहर निकली और पैसेज बंद किया, तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से नॉक किया। दरवाजा खोला तो सामने उसका भाई जे खड़ा था, जो उसे अर्जेंटली मिलना चाहता था। एवा ने उसे अंदर आने दिया और सोचा कि काफी समय हो गया है जब वो आखिरी बार उसके कमरे में आया था। जे, लंबा कद, ग्रे आईज वाला, कुछ देर तक एवा को चुपचाप देखता रहा। एवा को समझ नहीं आया कि वो अचानक उससे मिलने क्यों आया है, क्योंकि अब तक जे को उसकी परवाह नहीं थी। असल में जे को आज हुए किमची इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था और वो डिटेल्स जानना चाहता था। एवा ने उसे टालने की कोशिश की, बोली कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जे के मन में एक सवाल था, क्या इसका कुछ लेना देना हनी से है? हनी से मिलने से पहले वो दोनों सिबलिंग्स काफी करीब थे, लेकिन अब जे को बस ये चिंता रहती थी कि एवा
या योंग कहीं हानि को नुकसान न पहुंचा दे। ये सुनकर एवा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस दुनिया के स्क्रिप्ट के हिसाब से एवा की कैरेक्टर आर्क फिक्स थी। वो चाह कर भी अपनी बुराइयां रोक नहीं सकती थी और अपने भाई से रिश्ता सुधार नहीं सकती थी। लेकिन एवा ने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उसने जे से कहा कि वो अब हानि को हर्ट नहीं करेगी और उनकी शादी में भी कोई दखल नहीं देगी। जे ये सुनकर शॉक में रह गया। उसे लगा शायद एवा ने कुछ गलत खा लिया है। लेकिन एवा जिद पर अड़ी रही। बोली कि उसे एहसास हो गया है कि वो गलत थी और सिर्फ हानि ही उसके भाई के लिए सही लड़की है। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। अंधेरा छा गया और जे की आंखें लाल चमक उठीं। उसके चेहरे पर ग्लिचेस जैसे इफेक्ट्स आने लगे, जैसे रियलिटी खुद उसे वार्निंग दे रही हो। जे की एक्सप्रेशन बदल गई। अब वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। एवा समझ गई, ये इस दुनिया का रूल है। अगर वो स्क्रिप्ट से हटती है तो ये दुनिया उसे सुधारने की कोशिश करती है। उसी पल उसे याद आया 2 साल पहले जब वो पहली बार इस दुनिया में आई थी। उसने आंखें खोलीं तो खुद को एक कमरे में पाया, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। अपने फोन को देखा और समझ नहीं पा रही थी कि वो 6 रंग कैसे बन गई। डर के मारे उसने फोन फेंक दिया और दरवाजा बंद करके खुद को कमरे में कैद कर लिया। बाहर से उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे थे, लेकिन वो बस बेड पर बैठी थी, बार बार खुद से कहती, ये दुनिया असली नहीं है। मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैं बस वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी टूटी स्क्रीन वाला फोन चमकने लगा। उसमें आग जैसी रोशनी फैलने लगी। क्रैक्स के बावजूद स्क्रीन जल उठी और तभी फोन से एक आवाज आई। किसी ने कहा, टीम लीडर, आप कहाँ हैं? एंगेजमेंट शुरू होने वाली है, आपको तुरंत वहां पहुंचना होगा। वो आवाज बार बार दोहराने लगी, जल्दी आइए, एंगेजमेंट शुरू होने वाली है। और एवा उस आवाज को सह नहीं पाई। एवा ने घबराकर अपने कान ढक लिए, लेकिन फोन की वो आवाज चीख में बदल गई। बार बार उसे कहती कि योंग, एवा, तुरंत सामान बांधकर एंगेजमेंट पर पहुंचे। ये सब देखकर एवा को लगा कि शायद वो पागल हो रही है। उसने आंखें बंद कर लीं, पर तभी लाल रोशनी की चमक महसूस होते ही उसने झट से आंखें खोल दी। डर से जम चुकी एवा ने देखा कि टूटा हुआ फोन हवा में उड़कर उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया था। लाल रोशनी फेंकते हुए उसे बाहर जाने का हुक्म दे रहा था। ये कई बार हुआ। कितनी भी कोशिश करे, एवा इस 6 रंग की भूमिका से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। वर्तमान में भी जब वो अपने भाई जे की लाल लाइफलेस आंखों को देख रही थी, उसने मजबूरी में मजाकिया अंदाज अपनाया और आईब्राव उठाकर पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि वो हनी से शादी कर पाएगा। उसने साफ कहा कि वो कभी इस लड़की को अपने परिवार में आने नहीं देगी। उसी क्षण रियलिटी ग्लिच खत्म हुआ और सब अपने पुराने रूप में लौट आए। जे गुस्से से भरा उसे समझाते हुए चला गया कि वो ऐसे बेवकूफी भरे शब्द इस्तेमाल न किया करे और चाहे एवा कितना भी दखल दे, वो हानि को कभी नहीं छोड़ेगा। एवा को पता था कि वो स्क्रिप्ट को पूरी तरह फॉलो करने का इरादा नहीं रखती, बल्कि 6 रंग का रोल निभाते हुए खुद की जान बचाना चाहती है। अगले दिन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पहुंचकर उसे पता चला कि गार्ड्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हानि की मां उनके ऑफिस तक कैसे पहुंच गई। कैमरों में साफ दिख रहा था कि वो आराम से सिक्योरिटी फेंसेस पार करती हुई ऊपर आ गई और गार्ड्स शॉक में थे कि ये कैसे हुआ। वो खुद को दोषी मान रहे थे, जबकि एवा अच्छी तरह समझती थी कि ये इस दुनिया का नियम है। यहाँ प्लॉट के हिसाब से जो होना हो, वो कॉमन सेंस के बिना भी हो जाता है। एवा ने उन्हें डांटने के बजाय उनकी अपॉलॉजी स्वीकार कर ली, उम्मीद करते हुए कि शायद इस काइंडनेस की वजह से ड्रामा उन्हें किसी और तरीके से पनिश न करे। कॉरिडोर में चलते हुए उसे अचानक पीछे से एक पहचान पहचान सी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सामने पाक यश खड़ा था, जे का फियांसे, और वो माइनर कैरेक्टर जो पहली नजर में हानि से प्यार कर बैठा था और उसके बाद कोल्ड, हैंडसम, इमोशनली अनअवेलेबल बन गया था। वो ऐसा इंसान था जिसे एवा से तो बिल्कुल नफरत करनी थी, लेकिन अभी वो उसे देखकर मिठास से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे बहुत मिस किया हो। ये देखकर एवा के दिमाग में अलार्म बज उठा। वो जरूर किसी प्लान में है।
एवा ने बात खत्म करने के लिए कहा कि उसे जल्दी है, लेकिन याश ने बीच में बोलते हुए कहा कि वो उसे उसके पहले नाम से बुलाए। आखिर वो उसका फायांसे है। वो ये भी बोला कि एवा का उससे इतना कोल्ड होकर बात करना उसे दुख देता है। ये सुनकर एवा सन्न रह गई। ये बातें एक ऐसे आदमी की तरह लग रही थीं जो रोमांटिक इंटरेस्ट दिखा रहा हो, जबकि कहानी के हिसाब से उसे एवा से नफरत होनी चाहिए थी, न कि इस तरह मुस्कुराना। याश ने सुना कि एवा के लिए सब आसान नहीं था और वह सिर्फ उसकी चिंता में यहां आया था, और अगर लड़की के पास थोड़ा फ्री टाइम हो तो वह बहुत खुश होगा अगर वह उसके साथ एक मग कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाए। एवा ने प्रिटेंड किया कि उसे अर्जेंटली मीटिंग की तैयारी करनी है, लेकिन यश को लगा इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर उसके कर्ल्स पकड़कर उसने कहा कि उसने अपनी ब्राइड को बहुत समय से नहीं देखा, और भले ही उसे उसकी याद ना आई हो, पर वह खुद उसे कभी भूल नहीं पाया। अब याश का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था और एवा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। ऊपर से अगर ग्रूम कुछ पूछे तो ब्राइड का मना करना अजीब लगता, इसलिए उसने कॉफी पर चलने के लिए हाँ कर दी, ये बताते हुए कि वह ज्यादा देर नहीं रुकेगी। याश ने उसे इतने इंटेंस अंदाज में देखा कि एवा तुरंत लाल पड़ गई और उसे जल्दी चलने को कहा। उसका ये बिहेवियर यश को बेहद क्यूट लगा और मुस्कुराते हुए वह उसके साथ कैफेटेरिया में चला गया। टेबल पर बैठते ही यश ने सोचा कि उम्मीद है एवा के वीकेंड पर कोई प्लान्स न हो, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट के बावजूद वे कभी डेट पर नहीं गए थे। लेकिन एवा ने बताया कि वह इतने दिनों से बिजी है कि उसे कोई छुट्टी ही नहीं मिलती। वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि यश जैसा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी वर्क स्किप करके यहां कैसे बैठा है। उसे शौक तब लगा जब यश हाल ही में एक परफेक्ट ग्रूम जैसा बिहेव करने लगा था, जबकि ओरिजिनल कहानी में उसे सिर्फ आयरा की चिंता करनी थी, जिससे एवा सोच में पड़ गई कि वह आखिर चाहता क्या है। उसने सीधे पूछ लिया कि क्या यश को आज रिया के पास नहीं जाना था। इस अचानक सवाल पर यश हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे उस लड़की के पास क्यों जाना चाहिए, जिस बात ने एवा को और कंफ्यूज कर दिया। एवा को लगा था कि कम से कम उसकी मां के कंपनी में सीन बनाने के बाद याश को रिया से मिलना चाहिए था। लेकिन अचानक सीरियस होकर याश ने पूछा कि उसे इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए, और उसके इस लहजे ने एवा को और शॉक कर दिया। एवा को लगा कि याश की रिया के प्रति रिएक्शन बहुत अजीब है। यश ने कंधे उचकाकर कहा कि वह चाहे थोड़ा वरीड हो, लेकिन उसकी ब्राइड का कंडीशन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या कोई गलत बात है कि वह सबसे पहले अपनी होने वाली पत्नी को ठीक से जानना चाहता है। उसकी यह बात सुनकर एवा एक पल के लिए रुक गई। वह सही भी कह रहा था, पर फिर वह आयरा की चिंता क्यों नहीं कर रहा? क्या याश सच में बदल रहा है? एवा की उलझी हुई नजर देखकर याश ने सोचा कि शायद वह उससे कुछ कहना चाहती है, या फिर क्या वह उसे ऐसे इसलिए देख रही है क्योंकि उसे उसका फेस बहुत पसंद आ गया। अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए एवा ने मन ही मन उसे नार्सिसिस्टिक कहा और सीट से उछलकर बोली कि उसे अब जाना चाहिए, जिससे यश थोड़ा टेकन अबैक हुआ। लेकिन एवा पहले ही कह चुकी थी कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कॉफी के लिए थैंक्स करके वह जल्दी से वहां से निकल गई। उसे जाते देख यश ने मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कहा, लेकिन तुरंत ही उसका मूड उतर गया क्योंकि उनकी डेट फिर से टल गई। हॉलवे में पहुंचते ही एवा ने भारी सांस लेकर राहत महसूस की। यह आदमी सच में इतना एम्बिगुअस था कि समझ नहीं आता था वह सांप है या लोमड़ी। डेप्टी हन की जगह खुद एवा ने जब एम्प्लॉयज के ग्लूमी फेसेस देखे तो उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब उसकी एच राया को इनडायरेक्टली मॉक करने का तरीका था। मतलब वह ड्रामा के बाकी कैरेक्टर्स को धीरे धीरे रियलिटी दिखा रही थी। डिपार्टमेंट से निकलते हुए एवा ने फिर एक बात पक्की समझ ली, यह वर्ल्ड असलियत से अलग नहीं है, जहां एक तरफ मेन कैरेक्टर्स हैं जो प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑर्डिनरी लोग हैं जो हमेशा उनके पीछे छूटा हुआ मैस साफ करते रहते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि जब एक कैरेक्टर गलती करे और दूसरे उसके पीछे सफाई करते रहे तो यह बेहद अनफेयर और इनकन्वीनियंट हो जाता है।
एवा की स्ट्रैटेजी सिंपल थी। सेकेंडरी कैरेक्टर्स की आंखें खोल दो ताकि उन्हें समझ आए कि उन्हें मेन कैरेक्टर्स के पीछे पीछे सफाई करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का फायदा यह था कि एवा को खुद रया को हैंडल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा टीम ही उसका बिहेवियर नोटिस करने लगे तो उसका एटीट्यूड अपने आप बदल जाएगा। 2 सालों में एवा ने अपनी बिहेवियर धीरे धीरे ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग कर दी, ताकि आउटकम भी अलग हो लेकिन मेन प्लॉट पर बड़ा असर ना पड़े। मतलब चेयर रंग के छोटे मोटे इविल एक्ट्स यदि हैरेसमेंट की हद पार ना करें तो घटनाओं की डायरेक्शन थोड़ी बदली जा सकती है। इतना कि मेन कैरेक्टर्स की वेडिंग वह आराम से देख सके। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यह भी थी कि एवा इस वर्ल्ड से बाहर ना जा पाए, इवन अगर वह ओरिजिनल प्लॉट फॉलो करे। इसीलिए उसे हर हाल में प्रिपेयर रहना था, क्योंकि एवा किसी भी हालत में ओरिजिनल एंडिंग जेल वाली एक्सेप्ट नहीं करेगी। वह छाया रंग को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी, क्योंकि अगर वह वापस रियल वर्ल्ड ना जा पाई तो एक दिन वह खुद सचमुच छाया रंग बन जाएगी। काम से घर लौटते वक्त अचानक उसने हाउसकीपर की जोर जोर से चीख सुनी। समझ न आने पर एवा तुरंत उस कमरे की तरफ भागी और अंदर पहुंचकर देखा कि हाउसकीपर संग संग दीवार से चिपकी कांप रही थी। उसे शांत करते हुए एवा को पता चला कि याश अचानक गुस्से में आकर कमरे का फर्नीचर तोड़ने लगा था। एवा अपने ब्रदर के पास भागी और तुरंत पूछा कि आखिर हुआ क्या है। इस सवाल ने याश को और भी फ्यूरियस कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से ये बात उसे अपनी बहन से ऑलरेडी पता चल जानी चाहिए थी। रिया के पेरेंट्स वेडिंग के खिलाफ थे और याश को पक्का यकीन था कि इसकी वजह एवा ही थी। एवा हैरान थी कि इतनी सी बात पर उसने पूरा घर उलट पलट दिया, लेकिन याश टॉपिक बदलने नहीं दे रहा था। उसके आरोप दोबारा सुनकर एवा ने थककर लंबी सांस ली और जाने लगी, ये कहकर कि वह खुद अपनी बनाई हुई गड़बड़ भी साफ करे। यश ने फिंगर उठाकर कहा कि वही उसे लाउड बोलने पर मजबूर करती है और उसे चाइल्डिश बिहेवियर बंद करना चाहिए, वरना कैसे साथ निभेगा। ये सुनकर एवा रुक गई और ठंडे स्वरों में बोली, क्या उसने खुद सोचा भी है कि वह कैसी हरकतें कर रहा है। वह किसी ऐसी बात पर चिल्ला रहा है जिसका उसे यकीन भी नहीं, और ऊपर से घर का फर्नीचर तोड़कर गुस्सा निकालता है। जब एवा ने कहा कि उसे पहले वाला याश ज्यादा पसंद था तो वह तुरंत शर्म से लाल पड़ गया और नजरें झुका लीं। फिर धीरे से बोला कि पेरेंट्स के लौटने से पहले उसे सफाई करनी चाहिए। एवा शांत चेहरे से कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन दीवार के उस पार उसे भाई की धीमी सी माफी सुनाई दी, जिससे वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। एवा वहीं खड़ी रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कैसे बात यहां तक पहुंच गई कि अब वे और उसका भाई याश इतने टूटे हुए रिश्ते में खड़े हैं। उसे याद आया कि कभी वह तूफान और बर्फीली आंधी में उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता था, तब सब कुछ कितना अलग हुआ करता था। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, एवा थकान से सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। चाहती थी कि कम से कम आज रात तो उसे थोड़ी शांति मिले। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बाहर से याश की आवाज आई। एवा थक चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि भाई अब उसे थोड़ी राहत देगा, लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद याश ने फिर अपनी बहन से माफी मांगी। एवा ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि आज के लिए इतनी माफी काफी है, पर याश रुका नहीं, बल्कि कहने लगा कि उसने उसकी बातों पर बहुत सोचा है। और जब उसने कहा कि वह अब राया से शादी नहीं करेगा, तो एवा का दिल एक पल के लिए धक रह गया। यश बोला कि वह खुद को पहचान नहीं पा रहा, जैसे किसी और ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। उसने परिवार को छोड़ा, कंपनी को नजरअंदाज किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अरिया को लेकर अंधा हो गया था। लेकिन आज अपनी बहन की बात सुनकर वह होश में आया और अब उसे लगता है कि भले वह अरिया से प्यार करता हो, पर यह सब गलत है। वह रोके बिना माफी मांगता रहा और बोला कि वह अब एवा के लिए सबसे अच्छा भाई बनेगा। एवा को यकीन नहीं हुआ। उसके कानों को लगा जैसे अचानक नई ताकत मिल गई हो। वह बिस्तर से छलांग लगाकर दरवाजे की तरफ भागी, कांपते हाथों से नॉब पकड़ा। दिल में उम्मीद थी कि शायद सब सच हो, शायद वह परिवार फिर जुड़ जाए। उसने जोश से दरवाजा खोल दिया
और उसी पल सब टूट गया। सामने याश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खून सी लाल थीं, चेहरा दानव जैसा, और वह डरावनी हंसी हंस रहा था, मानो उसके सारे शब्द सिर्फ मजाक थे। एवा ने आंख झपकाई और खुद को फिर अपने बिस्तर पर पाया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और निराशा। ये वही सपना था जो उसे बार बार तोड़ता था, एक मीठी सी झूठी उम्मीद देकर फिर सब छीन लेता था। इस ड्रामा की दुनिया में विलन की कहानी को कोई नहीं देखता, सब मेन कैरेक्टर की चमक में खो जाता है। चेर रंग की असली कहानी कोई नहीं जानता। एक ऐसी लड़की जिसकी फैमिली पहले बेहद प्यार करने वाली थी, सपोर्टिव थी, और इसी फैमिली ने एवा को, जो रियल वर्ल्ड में हमेशा अकेली थी, पहली बार बेटी जैसा वार्मथ महसूस कराया। लेकिन जैसे ही रिया, मेन कैरेक्टर, इस दुनिया में आई, सब बिखर गया। याश ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, रिश्ते टूटे, पेरेंट्स एक इलेजिटिमेट चाइल्ड की वजह से आपस में लड़ने लगे, और आखिर में फैमिली की बेटी पर मर्डर अटेम्प्ट का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। एवा जानती थी कि आज याश से हुआ यह झगड़ा उस आने वाले टूटन के सामने कुछ भी नहीं है, और वह यह भी जानती थी कि वह कभी इस ड्रामा को माफ नहीं करेगी, क्योंकि यहां सब कुछ सिर्फ मेन कैरेक्टर के लिए बना है। बाकी लोगों का दर्द मानो कोई मायने नहीं रखता। पर एवा के लिए यह स्वीकार करना असंभव था। इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण थी, सिर्फ राया की नहीं। इसीलिए उसने ठान लिया कि अगर ड्रामा उसे विलन बनाना चाहता है, तो वह खुशी खुशी यह रोल निभाएगी और मेन हीरोइन को मिरर दिखाएगी। लेकिन अब वक्त था कि वह अपने बिखरे हुए विचारों को समेटे और अगले कदम पर ध्यान दे। एवा ने ऑफिस पहुंचते ही अपने सहकर्मियों को नमस्ते किया, जो किसी वजह से यही सोच बैठे थे कि वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रिक्ट हो गई है। आज 3 बजे मीटिंग थी और उसके तुरंत बाद अगली मीटिंग की तैयारी। इस पागलपन भरी दिनचर्या को देखकर एवा को समझ नहीं आया कि यह ड्रामा वर्ल्ड आखिर इतनी हॉरिफाइंगली रियल क्यों लगती है। तीसरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग मिनट्स देखने के लिए जैसे ही वह अपने ऑफिस की ओर बढ़ी, अचानक किसी से टकराकर जोर से फर्श पर गिर पड़ी। सामने खड़े आदमी ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे उठाने में मदद की, जिसके लिए एवा ने उसे धन्यवाद दिया। लेकिन उसे देखकर वह समझ गई कि यह आदमी उनकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था। डरते डरते उसने कैब का वाइजर नीचे किया और बोला कि वह तो बस फास्ट डिलीवरी सर्विस से है। एवा ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह और घबरा गया, लेकिन एवा ने बस उसका गिरा हुआ हेयरपिन उठाकर उसे लौटाया। एवा ने सोचा शायद यह किसी गर्लफ्रेंड का होगा, और वह आदमी ब्लश करते हुए तुरंत वहां से गायब हो गया। लंबी सांस लेते हुए एवा को लगा कि वह बड़ा अजीब पर सरप्राइजिंगली क्यूट था। आगे बढ़कर उसने डेप्यूटी ली से मुलाकात की, जो बॉस को आखिरकार प्रोटोकॉल देने जा रही थी। पर जैसे ही एवा ऑफिस में दाखिल हुई, ली ने तिरछी नजर से मुस्कुराते हुए कहा कि आज शायद उसका कोई स्पेशल डे है। एवा कुछ समझ नहीं पाई, पर तभी उसने डेस्क पर रखा एक बड़ा गॉर्जस फ्लावर बास्केट देखा, जिस पर यून का लव नोट था। यून ने लिखा था कि वह जानता है एवा हाल में बहुत व्यस्त है और वह नहीं चाहता कि वह खुद को ओवरवर्क करे। यह पढ़कर एवा और भी सतर्क हो गई। यून की हरकतें दिन ब दिन ज्यादा ड्रामेटिक और अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही थीं। लेकिन चाहे जो हो, फूलों ने माहौल सच में थोड़ा बेहतर कर दिया। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और इरिया गुस्से से कांपती अंदर घुसी, एवा का नाम चिल्लाती हुई। एवा ने उसके हाथों की कंपकंपी देखी और सोचा कि अच्छा हुआ, आखिर यह सीन भी शुरू हो गया। रिया का गुस्सा था कि उसके पेरेंट्स शादी के खिलाफ हैं और वह मान रही थी कि यह सब एवा की वजह से हुआ है। कंपनी में सिर्फ वही लड़की थी जो एवा को रैंक से नहीं बल्कि नाम से पुकारती थी, और यह वही सीन था जो प्लॉट के मुताबिक होना था। एवा ने विलन मोड में जाकर उसे कामली याद दिलाया कि कंपनी में ऐसी बातें कहते समय उसे अपनी भाषा और बिहेवियर संभालना चाहिए। राया इस जवाब से भड़क उठी और बोली कि एवा का अपना व्यवहार ठीक नहीं, जिस पर एवा ने तुरंत कहा, सबूत दिखाओ। इस पर रिया एकदम जमसी गई। लीडर को ऐसे जवाब की उसने उम्मीद नहीं की थी। फिर एवा ने सोचा कि सारा बिना किसी प्रूफ के यूं ही बिहेव कर रही है, क्योंकि वह सिर्फ किसी पर
अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, और वह भी सुबह की अपनी सारी कामकाज निपटाने के बाद ही एवा से लड़ने चली आई थी। और ऊपर से वह अब तक ऑफिस में भी ट्रूएंट कर रही थी, जबकि उसके कॉलीग्स उसे कवर करते करते थक चुके थे। इसीलिए एवा ने उसे समझाया कि अब से उसे अपने वर्क पर फोकस करना चाहिए। सारा इस बात से चौंक गई कि एवा ने कितनी क्लेवरली अपनी बात को वेल किया है, और उसने सोचा कि एवा उसे बस थ्रेटन कर रही है। एवा खुद भी समझती थी कि सारा का गुस्सा एक हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से एवा ही उनकी शादी में इंटरफियर कर रही थी। लेकिन फिर भी सारा के मुंह से लगातार निकलते इंसल्ट अब उसे सहन नहीं हो रहे थे, खासकर तब जबकि एवा ने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। तभी जब किसी और के उसके ऑफिस में आने की आवाज हुई, तो एवा को उम्मीद हुई कि शायद ये नया गेस्ट उसे इस रेस्टलेस लड़की से बचा लेगा। आने वाला गेस्ट था जे, जो अपनी फियांसे एवा के ऑफिस में सारा को देखकर हैरान रह गया। उसी पल एवा को राहत मिली, क्योंकि उसे लगा अब जे इस लड़की को यहां से निकाल देगा। सारा तो जे को देखकर इतनी खुश हुई कि तुरंत उसके पास जाकर क्लिंग कर गई, जबकि जे को समझ ही नहीं आया कि वह यहां कर क्या रही है। एवा भी पहली बार जे को देखकर जेन्युइनली खुश हुई, और जे पूछने आया था कि क्या उसे भेजे हुए फ्लावर्स पसंद आए। सारा ने तुरंत ही याश हीरो को सब बता देने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से एवा काफी अनॉयड हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों जल्दी से यहां से निकल जाएं। तभी अचानक एवा को याद आया कि ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से तो अभी उसे और सारा को आर्ग्यू करना चाहिए था, और याश युनवू को तो बाद में एंटर होना था। लेकिन चाहे वो जल्दी आ भी गया हो, इससे असली बात नहीं बदलती, क्योंकि थोड़ी देर में याश और उसकी गर्लफ्रेंड का रोमांटिक सीन आने वाला था। सारा ने याश को बताया कि उसके पेरेंट्स शादी के खिलाफ हो गए हैं, और अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। एवा बस चाहती थी कि ये लोग अपना प्लॉट पूरा करें और जल्दी से उसके ऑफिस से निकल जाएं। पर तभी याश ने अचानक कहा कि सारा को किसी तरह अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेने का दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, और हर बात के लिए हीरोइन एवा को ब्लेम करना बंद करना चाहिए। ये सुनते ही एवा और सेरा दोनों शॉक में जम गईं, क्योंकि ये डायलॉग ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बिल्कुल उल्टा था। हीरो को तो कहना था कि सारा शादी मत करो, क्योंकि वो खुद उसे खुश रख सकता है। पता नहीं कहाँ गलती हो गई। एवा गुस्से में चिल्लाई कि दोनों अभी के अभी उसके ऑफिस से बाहर जाएं। एक सेकंड बाद सारा और याश बाहर ऐसे खड़े थे जैसे प्रिंसिपल ने डांट कर बाहर भेज दिया हो। थोड़ी देर बाद सारा ने याश से पूछा कि क्या वो उस पर नाराज है, क्योंकि कुछ देर पहले वो उससे काफी कोल्ड बिहेव कर रहा था। याश ने माफी मांगी और कहा कि वो नहीं चाहता कि सारा शादी वाली बात पर रोए। ये सुनकर सारा ने राहत की सांस ली, और उसे लगा कि शायद उसे ओवरथिंक नहीं करना चाहिए था। आखिर वो जानती थी कि याश उसकी मदद कर रहा था, एवा और याश का ध्यान हटाकर। याश ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा कि पहले वो अपने लवर के पास जाए, वो दोनों मिलकर अपने पेरेंट्स को मनाने का कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। याश की बात सुनकर सारा खुश होते हुए आगे दौड़ गई, और जाते जाते उसे थैंक भी किया। लेकिन जैसे ही सारा मुड़ी, याश के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, और उसने उसे ठंडे भाव से जाते हुए देखा। उधर एवा बिल्कुल कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक याश का बिहेवियर सोरा के लिए इतना कैसे बदल गया। ड्रामा के कैरेक्टर्स अपनी रोल से बच नहीं सकते, और याश की रोल तो एक तरफा प्यार में फंसे सेकंड मेल लीड की थी। लेकिन उसने अपनी ईयर से सब सुना था, इसीलिए वो और भी पजल्ड हो गई। लंच का टाइम हो गया था, और याश वापस एवा के घर आया ताकि उसे साथ खाने के लिए बोले। एवा ने थके हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा। अब उसे उससे सारा की वेडिंग वाली बात पर डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे भी याश और उसके बीच कभी कोई खास कनेक्शन नहीं रहा था, और आगे भी शायद सिर्फ एक फॉर्मल बिजनेस टाइप रिश्ता ही रहेगा। एवा ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसे ये बातें जोर से कहना पड़ेंगी। ये बात तो उसे याश को बोलनी थी। याश वहीं फ्रीज हो गया, ब्राइड को ऐसे बोलते देखकर। फिर उसने नजरें नीचे कर ली, जैसे कुछ सोच रहा हो। एवा को तो अपने
और यश के इस फॉर्मल रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं थी। वो चाहती थी कि यश भी प्रिटेंड करना बंद करे। उसे उम्मीद थी कि यश समझेगा कि अब एक दूसरे के लिए जरूरत से ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक यश उसके पीछे आ गया। उसे ऐसा फॉर्मल रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहिए था। एवा डर गई और पीछे हट गई, जिससे याश हल्का सा हंस दिया। फिर उसने धीरे से कहा कि एवा भूल तो नहीं गई कि उसने उससे चिढ़कर कहा था कि उसे याश को उसके फर्स्ट नेम से ही बुलाना चाहिए। कुछ सेकंड तक एवा चुपचाप याश की आंखों में देखती रही, जैसे उसकी पूरी सोच पढ़ लेना चाहती हो। उसे समझ आ गया कि ये ऐसे नहीं चल सकता और उसे अर्जेंटली कुछ करना होगा। अगर याश सच में एक रियल एंगेज कपल जैसा रिश्ता चाहता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था। एवा ने तय किया कि वो आज रात उसे डिनर पर लेकर जाएगी, और साथ ही उसका एक और प्लान था। याश का ध्यान वापस उसकी मेन हीरोइन यानी सारा की तरफ ले जाना। इसीलिए याश के साथ एवा ने सारा को भी इनवाइट किया, और थोड़ी देर बाद सब एक ही रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठे थे। लेकिन एवा उस वक्त हैरान रह गई जब उसका भाई जे भी वहां पहुंच गया। उसे समझ ही नहीं आया कि एवा ने सबको क्यों बुलाया है। एवा भी उतनी ही कंफ्यूज थी। ये तो उसने बुलाया ही नहीं था। जे ने सीधा सा जवाब दिया कि वो अपनी बहन का बॉडीगार्ड बनकर आया है। एवा को उसकी ये बात बिल्कुल अनवांटेड लगी, लेकिन उसने इशू को बढ़ाया नहीं और वो सीधे मेन बात पर आ गई। एवा ने सैरा से पूछा कि क्या वो सच में जे से शादी करना चाहती है। सैरा ने प्यार से जे के चेहरे को छूकर कहा कि वो उसके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन तक नहीं कर सकती। जे ने भी उसका हाथ थामकर वंडर किया कि सैरा इतनी क्यूट कैसे हो सकती है। ये रोमांस देखकर एवा का पेशेंस टूट गया। उसने एक जोर की अहम खांसी मारकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एवा ने साफ कहा कि अगर सैरा की इंटेंशन सच में सीरियस हैं, तो उसे ढंग से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अब उनके बीच एक और व्यक्ति बैठा है, यश। एवा ने इम्प्लाई किया कि अगर कुछ गलत हुआ तो यश जे की जगह ले सकता है। यश ये सुनकर शॉक में फ्रीज हो गया, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में तो ऐसा होना ही नहीं था। एवा को याद आया कि सारा तो जरा जरा सी बात पर यश के पास भागकर रोती थी, और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए एवा ने यश के शोल्डर्स पर हाथ रखा और सारा की तरफ देखते हुए सख्त टोन में कहा कि वो दोबारा उसके फियांसे पर चढ़ने की गलती ना करे। सारा ये सुनकर हक्की बक्की रह गई और गुस्से में फट पड़ी। उसे लगा कि उसने तो कभी याश के साथ कोई गलत बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की थी। फिर अचानक वो रोते हुए जे की बाहों में गिर गई, जो खुद शॉक्ड था कि क्या सारा ने कभी उसे चीट किया है। एवा ने याश से माफी मांगी कि इस ड्रामे में उसे घसीटना पड़ा, लेकिन याश तो और भी कंफ्यूज्ड था। एवा को तो आमतौर पर ऐसे मैटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले उसे लगा कि एवा ने उसे डिनर पर शायद रैंडमली बुलाया, मगर वो ये ड्रामा क्यों शुरू करेगी। एवा ने उसे रिमाइंड कराया कि याश ने खुद कहा था कि वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं चाहता, तो अब ठीक है, अब उससे एक रियल ब्राइड की तरह ही बिहेव किया जाएगा। याश घबरा गया और बोला कि वो किसी से लड़ना नहीं चाहता। उसकी बात का मतलब एवा ने ये निकाला कि याश अभी भी नहीं चाहता कि सारा किसी ट्रबल में पड़े। एवा ने एक लंबी सांस ली। शायद वो बेकार ही टेंशन ले रही थी। एवा ने सोचा कि अब याश को जेंटलमैन बनने की प्रैक्टिस करने देनी चाहिए। वैसे भी वो जानती थी कि याश शुरू से इस एंगेजमेंट के खिलाफ था। एवा को लगा कि उसकी ये बातें याश को शांत करने के लिए काफी होंगी, और अब उसे उसके बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी सारा ने गुस्से में कांपते हुए पूछा कि एवा उसे इतनी क्रूअली क्यों ट्रीट कर रही है। अगर एवा बस जे को अपने पास रखना चाहती है, तो उसकी गलती क्या है। एवा ने सीधे पूछा कि वो किस तरह की बुलिंग की बात कर रही है, और उसी पल सारा का पेशेंस अचानक टूट गया। वो प्रैक्टिकली चीख पड़ी। गुस्से में उसने उलट पलट सब कह दिया कि एवा शादी के खिलाफ है, कोवर्कर्स से उसकी शिकायत करती है, बोलती है कि सारा काम पर ध्यान नहीं देती। लेकिन बोलते बोलते ही
सारा का चेहरा धीरे धीरे डर से सख्त हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने अभी अभी ऐसी बातें कह दी हैं जो उसे बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। उसी पल एवा ने उस लड़की की तरफ देखा जो शर्म के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। सच ये था कि एवा ने उससे उसकी सारी प्रिविलेजेस छीन ली थी, लेकिन फिर भी उसने कभी उसे ओरिजिनल स्टोरी की तरह ओपनली बुली नहीं किया था। एक ठंडी नजर डालने के बाद एवा ने सोचा कि अब ड्रामा खींचने का कोई मतलब नहीं है, सीधे पॉइंट पर आना चाहिए। उसने सारा से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने अचानक उनकी शादी का विरोध क्यों किया। सारा कंफ्यूज्ड हो गई और तभी एवा ने हल्की सी स्माइल के साथ उसे एक डॉक्यूमेंट थमा दिया। वो एक जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट थी, वही रिपोर्ट जो उसके पेरेंट्स को भी मिली थी। और ऑब्वियसली वो शॉक में थे कि जिस अडॉप्टेड बेटी को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया, वो असल में अपने ही भाई से शादी करना चाहती थी। ये सुनते ही सारा, जे और याश तीनों जैसे पत्थर के हो गए। कुछ सेकंड तक सब बस उस डॉक्यूमेंट को घूरते रहे। शौक से थोड़ा बाहर आते ही याश अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया और एवा की तरफ मुड़कर पूछा कि वो ये सब क्यों बता रही है। उसका ये सवाल जे को भी कंफ्यूज कर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि याश इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। एवा ने कामली कहा कि ये बात पेरेंट्स से सुनने से बेहतर है कि सारा इसे उसी से जाने। सारा खुद भी ये सोचकर हैरान थी कि एवा को ये सब पता कैसे चला। याश को तब पता चला कि जेनेटिक टेस्ट के रिजल्ट्स एवा ने ही हन फैमिली के घर भेजे थे। एवा को लगा कि उसने सारा की मदद ही की है। अगर वो सच कभी सामने ही न आता तो वो और भी पेनफुल होता। याश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर ली। फिर अचानक वो उठा और वहां से चला गया। उसका बिहेवियर एवा को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर गया। वो अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। उसने ये भी नोटिस किया कि उठते वक्त याश अपनी हंसी बैरली रोक पा रहा था। शायद वो खुश था कि जिससे वो एक तरफा प्यार करता था वो अब शादी नहीं कर पाएगी। डॉक्यूमेंट पलटते हुए सारा फिर से एवा पर चिल्लाने लगी। उसे लग रहा था कि जेनेटिक टेस्ट आसानी से फेक किया जा सकता है और वो एवा से साफ साफ सुनना चाहती थी कि ये सब उसी की चाल है। लेकिन एवा ने कुछ फेक नहीं किया था। सच ये था कि एवा असल में चाजी हून की बायोलॉजिकल बेटी थी और अडॉप्टेड तो सिर्फ जे था। एवा ने सारा से पूछा कि क्या उसने नोटिस नहीं किया कि उसकी पिंक टूथब्रश गायब थी, वही टूथब्रश जो उसके डेस्क पर पड़ी थी और उसी से जेनेटिक टेस्ट किया गया था। ये सुनते ही सारा को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि एवा सही थी, बल्कि ये भी कि वो ऑफिस से बिना बताए गायब थी। बेबसी में रोते हुए सारा ने एवा पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। वो खुद को कन्विंस कर रही थी कि वो और जे भाई बहन नहीं हो सकते। ये सच वो मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में टेबल पर अकेली एवा बैठी रह गई, जो अब तक जो कुछ हुआ था उस पर सोच रही थी। ये पहली बार था जब उसने ओरिजिनल प्लॉट में इतनी डायरेक्टली दखल दिया था। शायद ये एक छोटा सा कदम था और अब तक स्टोरी कभी बदली नहीं थी, लेकिन इस बार सच पेरेंट्स की बजाय उसी ने सामने रखा था। और एवा जानती थी ये चेंज छोटा लग सकता है, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल भी छोटे नहीं होने वाले थे। बदली सी हवा है, ये क्या हो रहा है? भैया भैया, बहना बहना, बहन जो